नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारद्वाज और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं सीपीसी की एक नई सीरीज जिसका पहला लेक्चर होगा हाउ टू स्टडी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक मिसकंसेप्शंस की। देयर आर डिफरेंट मिसकंसेप्शंस एंड मिथ दैट सीपीसी इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट एंड इट्स अ मिस ऑफ ऑर्डर्स एंड सेक्शंस। सो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सीपीसी इज वेरी सिंपल एंड soft subject. We can understand CPC by making relationship between sections and orders. So किसी की बात ना सुने, आप बस मेरे साथ बने रहें, देखते रहें सीपीसी के सारे लेक्चर्स। मैं आपको सीपीसी एक इंटरेस्टिंग एंड इजी सब्जेक्ट बना के दूंगा। सो बात करते हैं ऑब्स्टिकल्स की। सो व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स अ स्टूडेंट फेस ड्यूरिंग द स्टडिंग ऑफ सीपीसी? फर्स्ट ऑब्स्टिकल इज लेंथ, second is fear, third is complications and fourth is rules and orders. So first thing बच्चों के माइंड में आता है कि सर सीपीसी इज वेरी वेरी लेंदी सब्जेक्ट। सो सीपीसी कुछ भी लेंदी सब्जेक्ट नहीं है। बात क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि आपको कितनी सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पोर्शन छोड़ना है, कितना पढ़ना है। एक्चुअली इवन द लॉयर्स डजंट रीड द कंप्लीट सीपीसी। हमें अपने काम की चीज़ें पढ़नी होती हैं और जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है वो छोड़नी होती हैं। हर केस के हर डिफरेंट में पर्सपेक्टिव में दे आर डिफरेंट एरियाज। लेकिन कुछ पोर्शन सीपीसी का ऐसा है जो सबको पता होना चाहिए, सबको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं डर की, फियर की। फियर होता है माइंड में, जो सीनियर्स है, जो हमारे टीचर्स होते हैं, बच्चों के माइंड में बिठा देते हैं कि सीपीसी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इससे बहुत डर लगता है, हमें सीपीसी समझ नहीं आएगी, सीपीसी इज लाइक अ हुआ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीपीसी बहुत ही सिंपल एंड इजी सब्जेक्ट है। बस आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा टाइम देते हैं वो चीज़ आपके लिए उतना ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी होती जाती है। सेकंड थिंग इज कॉम्प्लिकेशन। सो अगर आप ऊपर की दो चीज़ें निकाल देते हैं तो सिंपल कॉम्प्लिकेशंस अपने आप बाहर हो जाएंगे। एंड रूल्स एंड ऑर्डर्स, द मेन थिंग, द मेन रियल पॉइंट्स आर रूल्स, ऑर्डर्स एंड सेक्शंस। तो यहाँ पे सीपीसी में हमें एक रिलेशनशिप बिठाने की ज़रूरत होती है। देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्डर्स एंड सेक्शंस। अगर वो रिलेशनशिप हम अगर अच्छे से बिठा पाए तो सीपीसी हमारे लिए सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट हो जाएगी और आप सीपीसी एक बार पढ़ने के बाद में कभी नहीं भूलेंगे। बात कर लेते हैं सारे डर, सारी नेगेटिविटी को निकालने के बाद में एक विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड वी बिकम रेडी टू लर्न हाउ टू लर्न सीपीसी। फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट आप पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट important part of civil process. So this is a important part of civil process. So if you want to learn the civil process, then you have to learn the CPC. So you have to you have to keep in your mind that CPC is very very important subject. Second point, emphasis in your mind that you have to make CPC is very interesting subject. Otherwise, it will be boring subject. If you are studying CPC just for sake of studying CPC, then it will not be beneficial for you. So keep in your mind one objective, तो अगर CPC आपको पढ़ना ही है तो वो तो पढ़ना ही है, लेकिन क्यों ना हम इंटरेस्टिंग बना के पढ़ें। थर्ड पॉइंट है डोंट लिसन टू अदर्स। किसी और की बातें मत सुनिए, नेगेटिव लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं, जो कहते हैं इसका सीपीसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उनकी बातें तो बिल्कुल भी नहीं सुननी है। अपने आप को एक्कम्पनी करिए पॉजिटिव लोगों के साथ जो आपको सीपीसी के बारे में बताते हैं, जो कहते हैं सीपीसी एक इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको सीपीसी सिविल प्रोसेस में, कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में, मनी रिकवरी डिस्प्यूट्स में सीपीसी आपको बहुत काम आने वाला है। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहिए। और लास्ट पॉइंट आपका होता है ईगर टू लर्न। अगर आपकी इच्छा है, आपके ललक है, एक जज्बा है सीखने का, तभी आप सीपीसी सीख पाएंगे। अदरवाइज सीपीसी एक बार पढ़ने के बाद में आप सीपीसी भूल जाएंगे, फिर बोलेंगे सीपीसी तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट तैयार हो जाइए, मेरे साथ बने रहिए, एक एक लेक्चर करके हम सीपीसी खत्म करेंगे और एट लास्ट हम सीपीसी को इतना इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाएंगे कि आपको सीपीसी बिल्कुल भी टफ नहीं लगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। देखिए जब वेन एवर वी क्रिएट एक्ट, हर एक्ट की एक हिस्ट्री होती है, तो सीपीसी की भी एक हिस्ट्री है। तो टिल 1959 क्या होता था कि देयर वाज नो यूनिफॉर्म लॉ वाज अवेलेबल इन इंडिया। सो होता क्या था कि देयर वाज अ सेटअप ऑफ कोर्ट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद में उन्होंने क्या किया कि क्राउन कोर्ट्स बनाए एंड प्रोविंशियल कोर्ट्स बनाए। क्राउन कोर्ट्स में क्या होता था, क्राउन कोर्ट्स बनाते थे वो प्रेसिडेंसी टाउन्स में, एंड प्रोविंशियल कोर्ट्स वो बनाते थे मुफसिल्स में।
तो प्रेसिडेंसी टाउन्स क्या है? मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे। मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे वर दी 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स। तो वहां पर इन्होंने क्राउन कोर्ट्स बनाए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कभी कभी। एंड मुफसिल्स उन्होंने बनाए थे अपार्ट फ्रॉम अवे, वट एवर द एरियाज अवे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एरियाज और क्राउन कोर्ट एरियाज, दैट वर दी प्रोविंशियल कोर्ट्स इन मुफसिल्स। मुफसिल्स मीन्स द रूरल एरियाज। So the final conclusion of this slide is that there was no uniform law till 1959। बट दोस्तों 1859 में क्या होता है? 1859 में a law was made, सिविल प्रोसीजर कोड 1859। बट लॉ तो बन गया, बट लॉ वाज नॉट सफिशिएंट। लॉ सफिशिएंट क्यों नहीं था? क्योंकि लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन सुप्रीम कोर्ट्स एंड सदर दीवानी अदालत। अगर कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर और सदर दीवानी अदालत जो कि जुडिशियल प्लान, गवर्नर जनरल के प्लान के अकॉर्डिंग चलती थी, अगर उनके ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है तो उस लॉ का यूज क्या है? सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस लॉ? सो दिस लॉ वाज अ काइंड ऑफ इल्यूजन, बिकॉज जब एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है तो लॉ का यूज क्या होगा? बट दोस्तों एक नया चेंज हुआ 1861। 1861 में क्या होता है कि अ एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वाज पास्ड। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। सो इट, इस एक्ट में क्या होता है कि दिस एक्ट एबॉलिश सुप्रीम कोर्ट एंड सदर दीवानी अदालत। अब ये एक्ट क्या करता है दोस्तों कि सदर दीवानी अदालत एंड सुप्रीम कोर्ट्स को एबॉलिश कर देता है। उनके एबॉलिश करने से क्या होता है? जो 1859 का जो एक्ट था, नाउ दैट एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन सुप्रीम कोर्ट्स एट मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। सो बट द सुप्रीम कोर्ट वर रिप्लेस बाय दी हाई कोर्ट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 1861 के बाद में नहीं थे, उनको रिप्लेस कर दिया था हाई कोर्ट्स ने। सो दैट 1859 एक्ट नाउ बिकम्स एप्लीकेबल ऑन दी हाई कोर्ट्स। सो अगर हाई कोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो गया तो वो पूरे कंट्री या पूरे रीजन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो 1861 का एक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे रेगुलरली सीपीसी में अमेंडमेंट होते रहे, जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो 1877 में ये चेंज हुआ, 1878 में ये अमेंडमेंट हुई, एंड 1882 में भी एक अमेंडमेंट आई, एंड फाइनली 1908 में हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमें मिलता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि इसको हम कोड बोलते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसेस। तो एक्चुअली दिस इज एन एग्जॉस्टिव सिविल प्रोसेस, इसलिए इसको कोड बोलते हैं। कोड में जितने भी सिविल मैटर्स हैं, जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम सिविल प्रोसेस यूज करते हैं। वो सिविल प्रोसेस इज गिवन अंडर this process. So this is called a code. Code means a complete process given in this book. So इसके बाद में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, उसके बाद में धीरे 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 करके अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, इवन मोर देन 30 अमेंडमेंट्स है वी हैव सीन। सो बट फाइनली 1908 में क्या होता है कि ये लॉ आता है, और 1909 में ये 1 जनवरी 1909 को एनफोर्स होता है। द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस। सो सिविल प्रोसीजर कोड वाज क्या होता है कि 1908 में ये पास होता है, एंड 1 जनवरी 1909 को ये इनेक्टेड होता है। ये आपको डेट याद रखनी है, 1 जनवरी, कोई बड़ी बात नहीं है। सीपीसी अगर आपको इतना डिफिकल्ट लगता है तो वही, हर डिफिकल्ट चीज़ पहले ही आती है, सबसे पहले 1 जनवरी आता है, तो 1 जनवरी 1909 याद कर सकते हो, वेरी इजी। सो सेक्शन 1 says the CPC is applicable to, this code is applicable to whole of the country except the state of Jammu and Kashmir and Nagaland and tribal areas। ये पूरे भारत के लिए applicable है, बस जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज को छोड़ के। अगर सीपीसी की हम आगे बात करें तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ और एजेक्टिव लॉ। सो प्रोसीजर और एजेक्टिव इज सेम थिंग। सो यहाँ पे अगर लॉज की बात करें तो हम वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज सब्सटेंटिव लॉ एंड सेकंड इज प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव में क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ डिफाइंस अबाउट द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पीपल। सो बट राइट्स एंड लायबिलिटीज वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑल्सो। सो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक प्रोसेस चाहिए, एक प्रोसेस होगा तभी तो यू कैन इम्प्लीमेंट दीज राइट्स एंड लायबिलिटीज।
सो ये प्रोसीजर लॉ क्या करता है, एक असिस्ट करता है सब्स्टेंटिव लॉ के राइट्स एंड लायबिलिटीज को एनफोर्स करने के लिए। आपके सब्स्टेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ दोनों का ही बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर एक भी स्ट्रांग नहीं है तो आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज एनफोर्स नहीं हो पाएंगे। और अगर एनफोर्स होने के लिए प्रोसीजर अगर अच्छा है लेकिन राइट्स एंड लायबिलिटीज ही अच्छी नहीं है तो वहाँ पे फिर राइट एंड लायबिलिटी फिर भी एनफोर्स नहीं हो पाएंगे। दोनों का एक कॉन्सोनेंस में चलना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं ऑर्डर्स एंड सेक्शंस की। सीपीसी में 51 ऑर्डर्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आप देखेंगे। एंड सेक्शंस की बात करूं तो 158 सेक्शंस हैं और हमें इनको पढ़ना है एक रिलेशनशिप बना के कि व्हाट आर द सेक्शंस रिलेटेड टू द ऑर्डर्स एंड व्हाट आर द ऑर्डर्स रिलेटेड टू द सेक्शंस। अगर आप रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो उसमें आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और सीपीसी अगेन आपके लिए बन जाएगा डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो हमें सीपीसी को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। तो हम जो भी सेक्शंस पढ़ेंगे उसको ऑर्डर से कनेक्ट करेंगे और जो भी ऑर्डर्स पढ़ेंगे उनको सेक्शन से कनेक्ट करेंगे। विदाउट एनी कनेक्शन इट विल बी अ वेरी हैफर्ड वे ऑफ स्टडीइंग। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्या है कि सीपीसी इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। अब देखो बच्चों, प्रोसीजर लॉ का एक जनरल सा रूल है कि प्रोसीजर लॉ क्या क्या होता है कि इट इज रिट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। और सपोज मैं आज कोई लॉ बनाता हूँ वो तो पहले के टाइम के लिए भी वो पास्ट टाइम के लिए भी वो एप्लीकेबल होगा। इट इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव। दिस इज द रूल ऑफ प्रोसीजर लॉ। बट सीपीसी सिविल प्रोसेस में क्या होता है सीपीसी में कि सीपीसी इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। तो जब भी सीपीसी में एनी अमेंडमेंट और एनी लॉ में बनाऊंगा तो वो फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल होगा, पास्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन सीआरपीसी यानी क्रिमिनल, अभी मैं क्रिमिनल प्रोसेस की बात करूं, क्रिमिनल प्रोसेस में क्या होता है कि क्रिमिनल लॉज में जो बेनिफिट दिया जाता है वो क्रिमिनल्स को दिया जाता है, यानी ऑफेंडर को दिया जाता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर पनिशमेंट कम होती है तो कम पनिशमेंट ही एप्लीकेबल होगी। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सीपीसी के लिए अगर आपको कीप इन योर माइंड सीपीसी इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। बहुत सिंपल है याद रखना कि सीपीसी क्या होगी, फ्यूचर के लिए ही एप्लीकेबल होगी, फ्यूचर के अमेंडमेंट, फ्यूचर की डेवलपमेंट, फ्यूचर की चीजों के लिए ही एप्लीकेबल होगी। अभी ये सीपीसी का ब्रीफ आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच। और सीपीसी की और भी वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। और कीप वॉचिंग। अगर आपको सीपीसी की और भी बाकी वीडियोस, मैं सारी वीडियोस कंप्लीट करूँगा तो, और आपको मेरे साथ बने रहना है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अदर को जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं सीपीसी और सीपीसी को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, और लाइक करिए। सो हमारा मेन मोटिव क्या है, हम सीपीसी को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी इजी सब्जेक्ट बनाएंगे। विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, थैंक यू सो मच। हरी बोल।